झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय। प्रकृति मनुष्य दोनों लंबे समय से एक साथ चलते आए हैं और इन दोनों के अंतर संबंधों का जो लेखा जोखा है वह इतिहास कहलाता है। एक लंबे समय से मनुष्य प्रकृति के साथ रहते हुए चलते हुए रोगों से भी लड़ता भिड़ता आया है और रोगों से लड़ने के लिए हमारे देश में कई विधाएं प्रचलित हुई और उनमें से एक आयुर्वेद भी है। अभी कोरोना काल चल रहा है और इससे समूचा विश्व प्रभावित है, निदान चाहता है। तो कोरोना में आयुर्वेद किस तरह से लोगों की जीवन रक्षा कर सकता है, कैसे उनकी पीड़ा हर सकता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश अग्रवाल। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल पेशे से एलोपैथिक चिकित्सक हैं, लेकिन बीते 30 वर्षों से वे आयुर्वेद में लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर को एक प्रयोगशाला के रूप में भी तब्दील कर रखा है, जहां वो नित्य अनुसंधान करते हैं और उसका फ़ायदा समाज को कैसे मिले इस पर भी लगातार मंथन करते रहते हैं। तो हम सर से जानते हैं आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है। सर, अभी कोरोना काल चल रहा है, बिल्कुल एलोपैथ या दूसरी जो चिकित्सा की विधाएं हैं वो लगातार इससे कैसे छुटकारा मिले इसके लिए जद्दोजहद कर रही हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद कोरोना से लड़ने में कैसे मददगार साबित हो सकता है। देखिए दयानंद जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न शुरू किया है कि आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है। मैं आधुनिक चिकित्सक हूँ, आधुनिक विज्ञान में मेरी ट्रेनिंग है, लेकिन पिछले 30 साल से, जैसा आपने बताया, मैं आयुर्वेद और वनौषधियों पर विशेष करके काम करता हूँ। तो जैसे ही कोरोना शुरू हुआ जनवरी में, तो मैंने कोरोना की पैथोलॉजी, क्या बीमारी है, क्या है, ये अध्ययन करना शुरू किया। तो और ये मेरा प्रिय विषय भी है। कोई भी वायरस के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है, कारण कि एंटीवायरस या तो वैक्सीन बचाव के लिए हो सकते हैं या ऐसा उपाय, और जो अगर संक्रमण किसी भी वायरस का होता है तो मुख्य रूप से वह कंट्रोल होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से, चाहे वो HIV का वायरस हो, चाहे दूसरा हेपेटाइटिस का वायरस हो, इनको बॉडी कंट्रोल करती है इम्यून सिस्टम से। तो हमें इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के उपाय सोचने चाहिए, जो आज पूरा विश्व इस पर आकर्षित हुआ है। और इम्यून सिस्टम पर हमने 87 में थीसिस करवाया था जी। और हमारी तलाश थी कि इम्यून सिस्टम को किन जड़ी बूटियों से इम्प्रूव किया जा सकता है जी। तो इसी विषय पर हम आपको बताते हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना से बचाव के लिए और कोरोना के संक्रमण होने के बाद, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे आइसोलेशन हो, या संक्रमण के लक्षण आने हों, तो अलग अलग 4 स्तरों पर जड़ी बूटियों के प्रयोग के विषय में आज की चर्चा मैं करूंगा। ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ नहीं है और बहुत संक्रमण के वो कांटेक्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो उनको उनके बचाव के लिए क्या करना है। तो उसके बचाव के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क के उपयोग की, हाथ धोने की विधाएं की, ये जितनी बातें, ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी हैं, इनको तो करना ही चाहिए। लेकिन एक वर्ग है जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है। उस वर्ग में कौन कौन आते हैं? छोटे बच्चे जिनकी उम्र 50-60 से ज़्यादा है, यानी एक्सट्रीम्स ऑफ एज। बहुत कम उम्र में छोटे बच्चों का भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, और जब 50 के पार जाते हैं तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। या पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हृदय के रोग हैं,
हाइपरटेंशन है, या कैंसर की बीमारी है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम की गड़बड़ियां होती हैं। ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो उनको इम्यून सिस्टम के बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारी चीज़ों पर, हमारे आहार, हमारे विहार, यानी हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, और हमारे विचार कैसे हैं। किसी भी तनाव में अत्यधिक तनाव अगर होगा, चाहे वो आर्थिक तनाव हो, काम का तनाव हो, भावनात्मक तनाव हो, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। ओवर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन, गलत खाना खाते हैं, उससे बहुत अधिक आराम तरफ जीवन व्यतीत करते हैं, या अत्यधिक जिसके हम अभ्यस्त नहीं हैं उसका उतना परिश्रम कर लेते हैं, तो सभी एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें, आहार, विहार और विचार, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो आहार में आप क्या लें, कितना लें, तो संतुलित आहार लें और ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, कि अच्छे किस्म का प्रोटीन, और मैं चाहूँगा कि वेजिटेरियन प्रोटीन अगर मिक्स करके लिया जाए, चाहे वो दूध, दाल या सोयाबीन से लिया जाए, तो वो इस समय में ज़्यादा अच्छा है। रेड मीट हो सके तो अवॉइड करें, मछलियाँ ले सकते हैं। तो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए फलों और सब्जियों का सेवन, हर एक प्रकार के फल, हर एक प्रकार की सब्जी, अभी जैसे आम का सीजन है तो आम में मेंजिफेरिन नाम का एक केमिकल होता है, मेंजिफेरिन से इम्यून सिस्टम सपोर्ट होता है। तो ऐसा आहार करना जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट हो, तो उसमें फल और सब्जियों की मात्रा अधिक हो, और अधिक भोजन न करें, बहुत कम भी ना करें, या संतुलित आहार जिसको कहते हैं। और भावनाओं पर कंट्रोल करें, जिससे कि बहुत क्रोध करना, ईर्ष्या करना, इनका प्रभाव पड़ता है, ये विज्ञान से प्रूव हो चुका है। तो जो हमारे दुश्मन हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, लालच है, यह हमारे सिस्टम को इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इन पर नियंत्रण के लिए योग का सहारा ले सकते हैं, और योग से तो और भी दो तरह के फायदे होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगा और इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करेगा। तो इम्यून सिस्टम, जिनको बीमारियां नहीं हैं या जिनको पहले से बीमारियां हैं और एक्सट्रीम से एज में है, वो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का कार्य करें। इससे पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें। इसके साथ ही जो मेरा विषय है कि क्या ऐसे पौधे हैं, जिस पर मैंने थीसिस करवाया कि क्या कोई ऐसे पौधे हैं, ये पहला थीसिस था हिंदुस्तान का या दूसरा, जिसमें इम्यून सिस्टम का प्रभाव, पौधों का प्रभाव इम्यून सिस्टम पर क्या पड़ता है। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कालमेघ एक ऐसा पौधा है जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ वायरस को भी मारने की क्षमता रखता है। तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वैसे अगर सबसे अच्छा पौधा कोई माना जाए पूरे विश्व में, तो वह मेरा प्रिय अमृता है। ये अमृता के पत्ते हैं, जो अभी नए नए पत्ते निकले हैं, इसको लेकर मैं आया हूँ। ये इसका तना है। अमृता के कण कण में इम्यून सिस्टम को ठीक करने के गुण हैं, चाहे इसकी जड़ें हों, चाहे इसका सत्व हो, चाहे इसका तना हो, चाहे इसके पत्ते हों, इसका हर अंग इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यह मेरा वेटनरी कॉलेज का विषय था 1987 में। इसमें कुछ एंटीवायरल भी गुण हैं। तीसरे नंबर पर हम आएंगे तो नीम पर आएंगे। नीम भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, हर एक राज्य में, हर एक समुदाय में नीम का प्रयोग परंपरागत रूप से, विशेष करके चैत के महीने में भोजन के रूप में, नीम के जब नए पत्ते, ये कोमल पत्ते आते हैं, तो कुछ राज्यों में तो इसकी बड़ी डिलीशियस, इसकी अच्छी रेसिपीज हैं। नीम बेगुन, बंगाल में नीम बेगुन, नीम के फूल या कोमल पत्तों बैंगन के साथ बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। या नीम के कोमल पत्तों की गोलियां बनाकर या पीसकर इसका शरबत बनाकर, इन नीम का सेवन करने से, तो नीम में भी दोनों गुण आ जाते हैं। यह सूक्ष्म जीवाणुओं को नियंत्रित भी करता है, साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। और देखेंगे कि जब हम
शमशान घाट में जाते हैं मृतक के लिए हिंदू समाज में, तो वहाँ पर नीम की पत्तियाँ देने का प्रोविज़न है, दिया जाता है, प्रथा है। कारण कि उस समय मानसिक अवसाद रहता है, बीमार पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो हमारी प्रथा में संतों ने ऐसा किया कि अगर वहाँ जो लोग मृतक परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ डेथ हुई है, उनका इम्यून सिस्टम भावनात्मक दुख के कारण कमज़ोर हो जाता है, तो नीम की पत्तियाँ चुभाएं। हमारे बहुत धार्मिक रीति रिवाजों में नीम का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है एक, और यह एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है, यानी सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को नियंत्रित भी करता है। तीसरे के बाद अब चौथा नंबर अगर हम देखते हैं तो वह तुलसी का आता है। तुलसी में भी दोनों गुण हैं, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और वायरस की संख्याओं को नियंत्रित करता है। इसलिए शायद इन जानकारियों के कारण भारतीय परंपरा में इसको धर्म से जोड़ दिया गया। तो आप जब मंदिरों में जाते हैं तो आपको चरणामृत के रूप में 2-4 पत्ते पानी के साथ निगलने के लिए पंडित जी आपको देते हैं। और नीम के बारे में, ये तुलसी के बारे में जो आधुनिक शोध जितने हुए हैं वो ये बताते हैं यह एंटी एलर्जिक है, एंटी वायरल है और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। 1-2 पत्तों से ही इम्यून सिस्टम आपका ठीक रह सकता है। तो एक ये पौधा है। एक दूसरा पौधा है पिपली। ये पिपली के पत्ते हैं और ये पिपली का फल है, जिसको छोटी पीपल के नाम से जानते हैं। ये भारतीय किचन में गरम मसालों में रहता है। अगर हम देखते हैं तो जब आधुनिक रिसर्च को देखते हैं तो इस पौधे में भी एंटी माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवाणुओं को सीमित नियंत्रित करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के गुण हैं। इसमें एक और विशेष बात है, आयुर्वेद के सिद्धांत में एक योग वाहिता का सिद्धांत है कि गोल मिर्च या पिपली, इन दोनों चीज़ों को जिस भी औषधि में ऐड कर देते हैं आप, जोड़ देते हैं, तो वह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और इस सिद्धांत को योग वाहिता का सिद्धांत, कैटलिस्ट का काम करता है। हाँ, कह सकते हैं, कैटलिस्ट का काम है योग वाहिता। और इस पर जम्मू RRL में काफ़ी रिसर्च हुई है। और योग वाहिता माने बायो एनहांसर। अच्छा। ये बायो एनहांसर का जो कंसेप्ट है दुनिया में भारत के आयुर्वेद की देन है। अच्छा। देखा गया है कि कुछ ऐसी आधुनिक दवाइयाँ, विशेष करके टीबी की दवाइयाँ, रिफेम्पिसिन, जो 600 मिलीग्राम से काम होता था, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी होती थी, साइड इफेक्ट होते थे, 1/4 यानी 150 मिलीग्राम में वही काम हो जाता है अगर आप गोल मिर्च या पीपल का एक्सट्रैक्ट, जिसको पिपरीन बोलते हैं, वो दे देते हैं। और अब तो बाजार में इसकी दवाइयाँ भी आ गई है जहाँ कम डोज में रिफेम्पिसिन और उसके साथ पिपरीन ऐड कर दिया गया है। तो योग वाहिता के ख्याल से भी तो 3 कारण हो गए पिपली को ऐड करने के, कि वो योगवाही भी है, वह एंटीवायरल भी है और इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। फिर एक पौधे का और हम जिक्र करना चाहेंगे, वह द्रव्य का, और वह है हल्दी। मैं कच्ची हल्दी और ये सूखी हल्दी जो जिसका पाउडर, दोनों ही का प्रयोग, कच्ची हल्दी का प्रयोग देखिए, ये हल्दी अंकुर निकल रहा है, जन्म में गाड़ देंगे तो इसमें पौधा बन जाएगा ये। तो कच्ची हल्दी का प्रयोग और हल्दी पाउडर तो हमारे किचन में, इसके बारे में विशेष हम नहीं बोलेंगे, कारण कि भारत का बच्चा जानता है हल्दी का प्रयोग हमारे किचन में नियमित है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन किचन। भारतीय रसोई घर में ऐसी कोई रसोई घर, अमीर हो, गरीब हो, मद्रास के चेन्नई के रहने वाले हों या बंगाल के हों या मणिपुर के, हल्दी का प्रयोग और हल्दी की उपादेयता को देखते हुए हमारे संतों ने हल्दी को हमारी पूजा पाठ में, रीति रिवाजों में, शादी विवाह में, इसको एक कोई भी भारतीय पूजा बिना हल्दी के नहीं होती है। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा हल्दी के संबंध में। हल्दी का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय समाज में, लेकिन स्थिति क्या है कि जैसे गीता हमारे यहाँ लाल कपड़े में बंद करके रख दी जाती है, हमारे पास गीता है लेकिन हम जानते नहीं कि ये पढ़ने के लिए, रखने के लिए नहीं और जीवन में उतारने के लिए। तो हल्दी उपयोग हम करते हैं, लेकिन ये कितनी गुणकारी है,
ठीक ठीक लोगों को जानकारी नहीं है। ये ठीक बात है कि गुणों की जानकारी, हाँ, परंपराओं से व्यवहार हो रहा है और हल्दी का प्रयोग अधिकांश गृहिणियों को या अधिकांश व्यक्ति नागरिकों को नहीं मालूम है कि हल्दी के गुण क्या हैं। लेकिन बहुत मजे की बात है, अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भारतीय वैज्ञानिक और कुछ अमेरिकन वैज्ञानिकों ने हल्दी को लेकर इतना शोध किया है कि वह एक रूम में नहीं अटेगा। हजारों की संख्या में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। अब पूरे यूरोप और अमेरिका में हल्दी को पेय के रूप में, अब तो भारत में मैंने देखा पिछले हफ्ते। आप सर मोटे तौर पे कुछ गुण बता दें। एंटी एलर्जिक है जी, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी चोट को, कहीं भी शरीर में चोट हो, सूजन हो, उसको दूर करता है। एनाल्जेसिक यानी व्यथा को दूर करता है, दर्द को दूर करता है। एंटी एलर्जिक है, सूजन को दूर करता है और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसी को अगर आप दूध में लेते हैं, घी या तेल में लेते हैं तो इसके गुणों की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए भारतीय किचन में पहले तेल को गर्म करके हल्दी डालते हैं, यानी तेल में करक्यूमिन आ जाता है, तब सब्जी को छोंकते हैं या दूध हल्दी का सेवन करते हैं। और आयुर्वेद में हल्दी के जैसे बृहत हरिद्राखंड है, जितने प्रिपरेशन हैं वह घी में या तेल में बनाए गए हैं। इसलिए हल्दी के सभी गुणों का उपयोग करने के लिए इसको स्नेह युक्त पदार्थ यानी घी, तेल, दूध के साथ सेवन करना ज़्यादा उचित होगा। अब मैं आता हूँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कोरोना के संदर्भ में। कोरोना जब हमारे स्वास्थ्य तंत्र से अंदर जाता है विंड पाइप में, ट्रेकिया में, तो वहाँ इसका संक्रमण हमारे गले से नीचे शुरू होता है। ऐसी परिस्थिति में और जब ये बढ़ता है वायरस का संख्या, तो श्वास नली में स्राव शुरू होता है, सूजन शुरू होती है, संकुचन शुरू होता है। तो श्वास नली पर काम करने वाले द्रव्य जो श्वास नली पर काम करें वो ज़्यादा उपयोगी होंगे बचाव के लिए भी, और जब पहले लक्षण आने शुरू हो जाए उसी समय। इसके लिए जो पौधा है वह है बासक, या अधुतोदा वासिका या बाकस भी बोलते हैं, बासक भी। बहुत सुंदर पत्ते हैं इसके, बड़े बड़े। मैं इसका प्रयोग पिछले 25-30 सालों से कर ही रहा हूँ। हर एक प्रकार की खांसी में उपयोग है। अच्छा, चाहे वह वातज खांसी हो, पित्तज हो, यानी त्रिदोषज खांसियों में हर एक प्रकार के खांसी में इसका प्रयोग है। इसका रस भी बना कर लेते हैं, इसका क्वाथ भी बना कर लेते हैं, इसका घन भी बना कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट भी लेते हैं, हर एक रूप में बासक को। और फिर जो आधुनिक शोध हुए हैं वह यह बताते हैं इसमें वेसिसिन नाम का एक द्रव्य है, उसे ब्रोमोहेक्सिन बनाया है मॉडर्न साइंस ने, जो कफ निस्सारक है, यानी कफ को पतला करके निकाल देता है। तो ब्रोमोहेक्सिन तो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो मूल रूप से इसी से आया है। ब्रोमोहेक्सिन नाम का जो केमिकल है वह मूल रूप से बासक से ही आया है। इसको अधिकांश डॉक्टर भी जो ब्रोमोहेक्सिन को यूज करते हैं उनको नहीं मालूम, वो इतिहास नहीं मालूम है। आयुर्वेद में बताया गया था कि यह कफ निस्सारक है, कफ को पतला करके निकाल देता है। इसी की अंग्रेजी हम करते हैं तो म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शोध मेरी नज़र में आई है, वह यह है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हमारे इम्यून सिस्टम के इम्पोर्टेंट सेल है एल्वियोलर मैक्रोफेज, यानी पूरी इम्यूनिटी का जो मुख्य सेल है, कमांडर ऑफ इम्यूनिटी और सुपर हीरो ऑफ इम्यूनिटी मैक्रोफेज, उसके ऊपर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो जैसे ही वायरस इंटर करता है, अगर उसको ये इम्यून सिस्टम का जो मैक्रोफेज है एल्वियोलर मैक्रोफेज, वह अगर चुस्त दुरुस्त है और वही वायरस को नियंत्रित कर लेगा तो वो कोरोना में अभूतपूर्व मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह जो पिपली है यह भी स्वास्थ्य तंत्र पर बहुत अच्छा काम करती है। तो कुल मिलाकर अगर इन ऐसी जड़ी बूटियों को लिया जाए जो एंटीवायरल हों, वायरसों को नियंत्रित करते हों, ऐसे द्रव्य जिनमें इम्यून सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के, इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखने के गुण हों, और ऐसे द्रव्य जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाव देते हों, तो ऐसे चीज़ों का अगर एक योग बनाकर क्वाथ या घन के रूप में या गोली के रूप में या कैप्सूल के रूप में लिया जाए तो कोरोना से
बचाव के साथ साथ हाँ, एक स्टेज आती है जो बहुत, जब कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ गया, बीमारी बहुत बढ़ गई और रेस्पिरेटरी लंग्स अफेक्टेड हो गए, तो उस समय में एलोपैथ दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है, वेंटिलेटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जनमानस को इन द्रव्यों की सही जानकारी हो जाए, वो बचाव के लिए या कॉन्टेक्ट पर आने के लिए जो क्वारंटाइन या आइसोलेशन में पेशेंट है, दोनों ही ग्रुप, या तो क्वारंटाइन में है या आइसोलेशन जिनको पॉजिटिव हो गया और बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, ऐसे सभी मरीज इन द्रव्यों के मेल से लाभान्वित होंगे। मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ जी। तो ऐसा उपाय करना चाहिए। और ये केवल कोरोना नहीं, बहुत सारे संक्रमणों से बचाव में और चिकित्सा में, कारण कि मेरे क्लिनिक में पिछले, विशेष करके मैं जिक्र करूँगा कालमेघ का, जितने वायरल इन्फेक्शन मेरे पास आते हैं, मैं सभी, स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वास नली के वायरल इन्फेक्शन में मैं कालमेघ की घनवटी बनाता हूँ, घन देता हूँ, इसका क्वाथ देता हूँ और 3 दिन में 80% ठीक हो जाते हैं लोग। और जो एक आधुनिक रिसर्च पेपर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, वो यह बताता है कि 8 प्रकार के वायरस हैं जो कालमेघ से नियंत्रित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। 8 डिफरेंट। मैंने पिछले साल जब चिकनगुनिया का आर्थराइटिस हुआ तो 70 मरीजों को अपने क्लिनिक में, जिनको चिकनगुनिया के बाद जोड़ों का दर्द हुआ, जिसको पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें कालमेघ घनवटी का उपयोग मैंने किया था और सबका पेन ठीक हो गया, सबकी आर्थराइटिस ठीक हो गई। तो कालमेघ को अगर कोरोना के संदर्भ में, अमृता से पहले मैं कालमेघ को रखूँगा, उसके साथ अमृता को रखूँगा, उसके बाद तुलसी और नीम और बासक को रखेंगे और पिपली। और एक चीज़ का और मैं जिक्र करना चाहूँगा कोरोना के संदर्भ में, और मुझे आश्चर्य है कि जिसका जिक्र कहीं भी विद्वानों द्वारा नहीं किया गया, मीडिया द्वारा नहीं किया गया, वह है यसद भस्म। यसद भस्म आयुर्वेद का एक मुख्य भस्म है जिसका प्रयोग अनेक बीमारियों में किया गया है। यह यसद भस्म खोल कर रखा है मैंने, ये देख सकते हैं आप, सफ़ेद पाउडर है बिल्कुल। हाँ, यसद अंग्रेजी नाम है जिंक, जस्ता। जिंक के बारे में बहुत सारे शोध कोरोना के संदर्भ में हुए कि यह इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और एंटीवायरल है। शरीर में 400 प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो बिना जिंक के नहीं पूरी होती हैं, आवश्यक हैं। और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में चूंकि जिंक के प्राकृतिक स्रोत कम हैं, विशेष करके वेजिटेरियन लोगों में, रेड मीट में तो मिलता है ये, लेकिन वेजिटेरियन सोर्स पुअर हैं इसके, इसलिए जिंक डेफिशिएंसी, जिंक की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो जिंक का प्रयोग कोरोना के अंदर बचाव के लिए और इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैंने जब हाल में अपडेटिंग किया तो कहीं कहीं जिंक का प्रयोग पूरी दुनिया में कोरोना के मरीज पर किया है और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। मेरा कहना यह है कि इन जड़ी बूटियों के साथ जिंक या यसद भस्म का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, बचाव के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। सर, सभ्यता जैसे जैसे विकसित हो रही है, हमारा पुरातन ज्ञान हमसे कहीं न कहीं छीनता जा रहा है। पुरानी पीढ़ी के पास नानी और दादी थे जो ये बता देते थे कि ये छोटी सी समस्या है स्वास्थ्य की, तो इसका उपाय ये है। अब नई पीढ़ी न्यूक्लियर फैमिली है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन जो बेसिक जानकारी चाहिए थी वो नहीं है। कोई नानी या दादी का सहारा नहीं है, उनके नुस्खे नहीं है। आयुर्वेद के संबंध में हम जानते तो हैं, लेकिन हमारी जानकारी इतनी सीमित है कि हम ये भी ठीक से नहीं जानते कि अगर हमारे घर में नीम का पत्ता है तो उसका प्रयोग कैसे करें और कितना करें, तरीका क्या है। बिल्कुल। हल्दी बिल्कुल है हमारे पास, हम जानते नहीं कि ये किन किन समस्याओं में उपयोग है। तो ये जो समस्या है कि कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, वो कॉमन सेंस आयुर्वेद के संबंध में हम लोग का बहुत लैकिंग है।
तो ये दूर कैसे हुआ, और क्या आप बता सकते हैं कि 2-4 मुख्य जो सामान्यता उपलब्ध रहते हैं हमारे घरों में, उनसे कैसे छोटे मोटे रोगों में उसका इलाज हो सकता है? नारायण भाई, आपने बहुत ही मेरा प्रिय विषय जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ कि परंपराओं को, स्वास्थ्य संबंधी जो परंपराएं हैं, जो हमारी परंपराएं जिनका स्वास्थ्य पर इफेक्ट है, मैं इसी पर कार्य कर रहा हूँ। परंपराएं पहले बच गई थी, ज्वाइंट फैमिली थी, और घर में जो बुजुर्ग थे उनसे क्यों नहीं पूछा जाता था। उन्होंने कह दिया कि चोट लग गई है तो हल्दी दूध पी लो। मेरी दादी बताती थी, हमने बचपन में हल्दी दूध पिया है। जब भी कबड्डी खेलते थे, चोट लग जाती थी तो हल्दी दूध पीते थे, और क्यों नहीं पूछते थे, कारण कि दादी ने कहा है, वो हमारी हितैषी है। आपने ठीक कहा है कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया है, ज्वाइंट फैमिली टूट गई है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस रिले रेस में जो ज्ञान की ध्वजा अगली पीढ़ी को सौंपी जाती थी, वो टूट गया है। और नई पीढ़ी में प्रश्न करने का एक स्वभाव आया है। क्यों? अगर आप कहते हैं हल्दी दूध लें तो क्यों लें, उस क्यों का जवाब नहीं देने से हमारी परंपराओं का क्षरण हुआ है। हमें कहीं ना कहीं इस पीढ़ी को परंपराओं के पीछे का जो विज्ञान है उसके बारे में बताना पड़ेगा। विज्ञान से बचेंगे। मेरी बेटी दामाद दोनों साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, तो उनके साथ जब रहने का मौका मिलता है तो दोनों बायो साइंटिस्ट हैं। तो जब हमने बताया कि परंपराओं की, बेटी को जब पहली संतान हुई तो स्कॉटलैंड में मैं लेके गया था, हर्रे, जायफल बताया था, बच्चे को अगर सर्दी खांसी हो तो जायफल घसकर तेल में गरम करके मालिश करने से सर्दी ठीक हो जाएगी। तो मेरी बेटी ने पूछा था, क्यों, इससे क्या होगा पापा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, जायफल की केमिस्ट्री देखो, जायफल में जो ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, जिसकी सुगंध आती है, वह एंटी एलर्जिक है, एंटी माइक्रोबियल है एंड डीकंजेस्टेंट है। 3 गुण हैं जायफल के तेल में। और जो रिसर्च पेपर पब्लिश है वो उसको दिखाए, वो कन्विंस्ड हो गई, उसने उपयोग करना शुरू कर दिया। हाँ, तो अब परंपराओं के पीछे का जो विज्ञान है, वह विज्ञान इस पीढ़ी को बताना पड़ेगा, उसके क्यों का जवाब देना पड़ेगा। तभी हम यह जीवन उपयोगी जो ज्ञान है, जो परंपराएं हैं, उनको हम बचा पाएंगे। हम केवल परंपरा के क्या नहीं, हम तुम्हारे गार्जियन हैं इसलिए तुमको बता रहे हैं तुम करो, तो ये पीढ़ी नहीं करने वाली है। तो परंपराओं के, और यही मेरा विषय है, मैं इसी विषय पर कार्य करता हूँ। तो आपने पूछा कि घर के जितने मसाले हैं मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो जायफल हो, ये सारे के सारे मसाले अद्भुत दवाइयाँ हैं। चलिए, कोरोना के संदर्भ में अभी आयुष विभाग ने एक क्वाथ बताया है कि तुलसी, दालचीनी, गोल मिर्च और सौंठ, ये तुलसी के कुछ पत्ते लें, थोड़ी दालचीनी डालें, थोड़ी सौंठ डालें और थोड़ी गोल मिर्च डालें और क्वाथ बनाकर पिए, उसका चाय पिए, हर्बल टी पिए, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। केवल इम्यूनिटी, तो आयुष विभाग ने केवल इम्यूनिटी के ऊपर जोर दिया। मैं बोलता हूँ कि नहीं, इम्यूनिटी नहीं, जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या को कम करना, नियंत्रित करना, उनको मारने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो दालचीनी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। कुछ शोध ऐसा हुआ है कि दालचीनी से ब्लड शुगर कम होता है। 3 से 4 ग्राम अगर दालचीनी प्रतिदिन लें तो डायबिटीज की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर हो गया है तो केवल ब्लड शुगर ही नहीं कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, कारण कि उसमें जो पॉलीफिनॉल्स हैं वो उसी प्रकार से अजवाइन के विषय में बताता हूँ। अजवाइन जो है, उसमें अजवाइन का जो तेल है, सत्व है, वह एंटी माइक्रोबियल है, थाइमोल जिसको बोलते हैं। अगर 1 लीटर पानी लिया जाए, बिल्कुल आप गंदा पानी ले लीजिए जो बैक्टीरिया से बलबला रहा है, उसमें कुछ मिलीग्राम थाइमोल डाल दीजिए, यानी अजवाइन का सत्व डाल दीजिए, एक भी बैक्टीरिया जीवित नहीं रहेगा। तो पहला तो एंटी माइक्रोबियल है, दूसरा एंटी स्पाज्मोडिक है,
अगर छोटे 3 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के बच्चे को पेट में मचोड़ हो रहे हैं और जोर से रो रहा है, तो अजवाइन की एक कपड़े में बांधकर तवे पर गर्म करके पेट पर सेक दीजिए। ये दादी माँ करती थी। अब उसका विज्ञान समझना पड़ेगा ना। गर्म करने से वो एसेंशियल ऑयल जो है, थाइमोल जो है, वाष्पित हो जाते हैं, वो रिलीज होगा, और जितने एसेंशियल ऑयल हैं वह हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं। बच्चा 5 मिनट में मचोड़ बंद होकर ठीक हो जाए। अभी हाल में एक बच्ची है, हमारे यहाँ काम करती थी एक लड़की, उसको पहली संतान हुई तो लेके आ गई, उसका बच्चा लगातार रो रहा है, पेट पे हाथ लगाया, खड़ापन था, पैखाना भी ठीक नहीं करना। उन्हें वो डॉक्टरों के पास होती हुई आई थी। हाँ, और मैंने उनको बताया कि हर्रे ले लीजिए और उसको चंदन घिसने वाली पार्टी पर घसिए, अपने दूध में 2-4 थोड़ा आधा चम्मच दूध अपना निकाल के डालिए, हर्रे घिसिए और घसते समय 2-4 दाने अजवाइन के देके चटा दीजिए। 3 दिन से जो बच्चा रो रहा था वो इसकी 2 डोज में ठीक हो गया। अच्छा। ये बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन हो क्या गया है कि बड़ी बड़ी डिग्री, बड़े अस्पताल, बड़ी पैकेजिंग, बड़ी मशीनें, लोगों का आग्रह लगता है कि यही सारा ज्ञान है। हमारी जो परंपराओं में इस ज्ञान को हमारे संतों ने शामिल करवा दिया था, कारण कि कोई ना कोई हेल्थ साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि अजवाइन की पोटली से गर्म करने से मचोड़ बंद होंगे। किसी साइंटिस्ट ने ही बताया होगा, लेकिन समाज में उस ज्ञान को व्याप्त किया और उसको परंपराओं से इस ढंग से व्याप्त किया कि उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स की जानकारी जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो नहीं जरूरी भी नहीं है। ज्ञान मैं ऐसा मानता हूँ, अक्षर ज्ञान जो है वो आपके क्रचेज हैं ज्ञान के। तो आप क्रचेज के यानी जो लंगड़ाता है वो क्रचेज लेके चलता है, तो ज्ञान के क्रचेज को हटाइए, अक्षर से भी उसको मुक्त कीजिए। जीवन संबंधी ज्ञान को अक्षर ज्ञान से मुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञान केवल किताबों के पढ़ने से ही आएगा, मैं इस बात का सहमत नहीं हूँ। बिना अक्षर ज्ञान के भी जीवन उपयोगी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अक्षुण्ण रूप से हमारे समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा। कारण कि जैसे ही अक्षर ज्ञान की अनिवार्यता को आप ज्ञान के लिए लगाएंगे तो स्कूल की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करना, अक्षर ज्ञान होना, पढ़ना लिखना जानना एक अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को उस पर आश्रित होना यह निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है। तो जीवन उपयोगी ज्ञान को, हमारे देश में ऐसे किसान हैं जो किस मिट्टी में कौन सा बीज पैदा होगा मालूम है उसको, लेकिन उसकी पीढ़ियों से कभी भी वो क ख नहीं जानता है, वो अपना नाम तक नहीं लिखना जानता, अंगूठा छाप है। ज्ञान तो हमारे ऐसे बड़े ही हैं जो अच्छे फर्नीचर बनाते हैं, और मैंने देखा कि वो तो एक अक्षर नहीं लिख पाते हैं। ज्ञान तो है। ये जो आपका फर्नीचर बना है, बढ़ई ने बनाया है, उसने कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं ली थी, ये फर्स्ट क्लास फर्नीचर बनाया है। तो ज्ञान को अक्षर ज्ञान से फ्री करना, ऐसी विधा डेवलप करना मेरा ख्याल अच्छा है। तो उसी विधा से आया था हमारा परंपरागत ज्ञान। सर, कुछ ऐसे पौधे हैं जो यदि घर में रहें तो न सिर्फ वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि वे व्यक्ति को आरोग्य भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या पौधे हैं जो घर में लगाए जाने चाहिए? गमलों में लगाने लायक पौधे में एक बोलूँगा कि ये वासक भी है, जो अगर 10 इंच का गमला लेंगे तो ये कितना बड़ा पौधा हो जाता है कि घर में खांसी, और ये महानगरों में जहाँ फ्लैट्स हैं, 2 बेडरूम फ्लैट्स हैं लेकिन एक बरामदा है, तो वहाँ इसको रखा जा सकता है। वासक को रखा जा सकता है, घृत कुमारी को रखा जा सकता है, घृत कुमारी को, एलोवेरा को, और घर में आयरन से या तेल के छींटों से छोटी मोटी जलने की घटनाएं हों, उसमें एलोवेरा का पत्ता तोड़कर अगर लगा दिया जाए तो इंस्टेंट, यानी आप लगाकर दूसरे से बात करें 1 मिनट से कम समय में जो जलन है, दर्द है, वो खत्म हो जाएगा
और फफोले के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इतनी फास्ट रेमेडी तो विश्व में एलोवेरा के अलावा कहीं नहीं है, किसी दुनिया की महलम और गोली में इतनी फास्ट रिलीफ नहीं होगी जी। तो एलोवेरा लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तीसरा जो हमारे परंपराओं में तुलसी है, तुलसी जो लगभग चूंकि धर्म से जोड़ दिया। देखिए हमारे संतों ने एक बड़ा लाजवाब काम किया, दे वर सोशल साइंटिस्ट। ज्ञान को परंपराओं से, रीति रिवाजों से, पूजा पाठ धर्म से, शादी विवाह की रस्मों में, सब जगह किसी न किसी पौधे का। छठ की पूजा करते हैं, आप देखिए छठ की जितनी पूजन सामग्री है सब में औषधीय गुण है। तो ये जो हमारी परंपरा है ये अद्भुत है। अभी तो आप यूनिवर्सिटी में डिग्री देके पढ़ाएंगे ना, पीएचडी करवाएंगे कि छठ के प्रसादों के वैज्ञानिक। एक बहुत मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। हाल में एक रिसर्च हुई इटली में कि भारत का दाल भात सब्जी जो है वह सबसे साइंटिफिक फूड है। इसको कंपेयर किया गया पिज्जा बर्गर से, चाइनीज फूड से, दूसरी चीज़ों से। 3 तरह के खाने लिए गए, पीएचडी किया है 2 बंदों ने, पीएचडी किया। तो हमारा दाल भात सब्जी का जो विज्ञान है वह पीएचडी का विषय है। वह हमारे परंपराओं में ऐसे ही चलता है और चलेगा। लेकिन हाँ, औषधीय पौधों का ज्ञान का जो क्षरण हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, निश्चित रूप से समाज में इस ज्ञान को और उन परंपराओं की वैज्ञानिकता के माध्यम से तो हम निश्चित रूप से समाज को एम्पावर करेंगे, कम्युनिटी एम्पावरमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। सर, आप एलोपैथ के डॉक्टर रहे, एमएस भी किया, एमसीएस कर रहे थे, लेकिन आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए छोड़ दिया। तो आखिर रीजन क्या था आपका आयुर्वेद की ओर झुकाव का? या तो आपका एलोपैथ से मोह भंग हुआ या आयुर्वेद के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया? क्या दयानंद भाई, मैं आपको बताऊं, अगर इस प्रश्न का कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है पिछले 20 सालों में, कोई एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं था, मोह भंग भी नहीं था। मैं एक व्यवसायी परिवार से हूँ, अच्छा खासा बिजनेस था, इंडस्ट्री थे, मेरे पिताजी इंडस्ट्री में थे। तो ये पैसा मुझे आकर्षित करता था। लेकिन इस पैसे में आने के बाद हमने ये देखा कि केवल अर्निंग के लिए इस पैसे का होना ठीक नहीं है। दूसरे का दर्द मेरे कमाई का साधन बने, ये विचार मुझे अनकंफर्टेबल करता है। मुझे इससे लगता है कि परचून की दुकान में या गले की दुकान जो परिवार में थी वो भली थी कि हम स्वस्थ लोगों को कुछ सामान देकर पैसे लेते थे। हाँ, अभी कोई दर्द लेकर आए तो हम ये सोचें कि कैसे इस मरीज से मैं कमाऊंगा, तो दिस मेक्स मी अनकंफर्टेबल। कुछ तो एक कारण ये रहा। अच्छा। दूसरा कारण, मैं जिन संस्थाओं से मैं नाम नहीं लूँगा जुड़ा था, नाम लेने से भी हर्ज नहीं है, लेकिन वो ना आप ना ले तो हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ समाज और देश के बारे में सोचने का एक विधा थी। समाज के बारे में नाम ले तो हर्जा नहीं है। संघ परिवार से जुड़ा था मैं, और वहाँ देश और समाज के बारे में एक चिंतन आता था, तो झुकाव था भारतीय परंपराओं के प्रति और भारत के ज्ञान के प्रति। एक था कि हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है वो सनातन ज्ञान है, वो जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान है। अपने अध्ययन के दौरान धीरे धीरे घटनाक्रम कुछ ऐसे होते चले गए। ये मेरा चॉइस के रिसर्च मेरा प्रिय विषय है। एमएस करते समय या एमसीएच करते हुए भी मैं रिसर्च, मैंने बताया कि मेरा पहला थीसिस जो प्लांट इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स पे कराया था, वो जब मेरा एमएस थीसिस किया उस समय करवाया था। कारण कि एमएस में मेरा विषय था इम्यून सिस्टम, कैंसर में इम्यून सिस्टम की गड़बड़ियाँ। उसी समय ध्यान में आया कि इम्यून सिस्टम तो एलर्जी में, इन्फेक्शन में, कैंसर में, सभी चीज़ों में गड़बड़ होता है, लेकिन हमारे पास दवा नहीं है।
तभी मैंने अमृता पर और 3 पौधे और थे जिसको बेंगसाक बोलते हैं झारखंड में, उन पौधों पर अध्ययन करके हमने देखा था वेटनरी कॉलेज में। प्रशांत सुबुद्धि नाम के एक लड़के से करवाया था वो काम, उसने किया था। अभी वो HOD है माइक्रोबायोलॉजी का। तो वहाँ से आया था कि कुछ पौधों में इम्यून सिस्टम पर काम करने के अद्भुत गुण। तो हमारे दिमाग में तो आई वाज सो एक्साइटेड एंड स्टिल आई एम एक्साइटेड कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए अगर पौधों का उपयोग हो तो एक चिकित्सा जगत में क्रांति हो जाएगी बहुत। और मेरी क्लिनिक में इम्यून सिस्टम की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसके कारण जो रोग हो, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, स्किन की और बीमारियाँ हैं, तो उनमें जो इम्यून सिस्टम की पैथोलॉजी हम देखते हैं वो उन्हीं के इलाज में मुझे सफलता मिलती है। कारण कि अब मुझे मालूम है इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी और किस पौधे का मैं उपयोग कर लूँ, और जहाँ एलोपैथ में कुछ भी नहीं है। तो ये विभिन्न कारणों ने धीरे धीरे मुझे आकर्षित किया और फुल टाइम में अब यही काम कर रहा हूँ। एलोपैथ का प्रयोग नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर जरूर करता हूँ। ऐसा कोई इफेक्टिव बहुत सीवियर पेन है तो मैं पेन किलर का इस्तेमाल करता हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करता हूँ। तो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन का अप्रोच है जो 30 सालों से मैं कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा अब दुनिया में हो रही है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन कि विभिन्न ज्ञान की विधाओं को जोड़कर चिकित्सा में लाना। सर, आप अभी महत्वपूर्ण बात बता रहे थे डॉक्टरों के संबंध में कि कोई व्यक्ति अगर दर्द से परेशान है तो उसके माध्यम से अर्जन, लेकिन एक डॉक्टर के सामने दुविधा यह रहती है कि उसको ऐसे ही लोगों का इलाज करना होता है जो परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर समाज का एक इलीट क्लास का तबका होता है जिसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, तो वो अधिक से अधिक अर्न करना चाहता है। हमारे सामने हालांकि डॉक्टर मुखर्जी जैसे भी लोग हैं जो तपस्वी हैं, बिल्कुल, तो हर किस्म के लोग हैं। तो वो तरीका क्या हो सकता है जिससे डॉक्टरों की आकांक्षाएं भी पूरी हों और समाज का भी कल्याण हो? क्या कोई सीमा रेखा है अर्निंग की? या मैं ये इस विषय पर काफ़ी विचार मैंने किया है। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है ये स्क्रीनिंग वहीं होनी चाहिए कि इस प्रोफेशन में ऐसे लोग आए, वो चॉइस वैसे ही लोग करें, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हो, एटीट्यूड टेस्ट हो, जैसे कि अनेक इंडस्ट्री में या दूसरी विधाओं में होता है कि उस काम के लिए उपयुक्त तो मनोभाव क्या है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की आकांक्षा हो उनको मेडिकल कॉलेज में नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनर्थ करेंगे और कर रहे हैं। जो लोग ये एक अच्छे प्रोफेशन को ईमानदारी से पैसा अर्न करना चाहते हैं, और समाज तो आज भी प्रतिष्ठा डॉक्टरों को देता ही है, लेकिन उस प्रतिष्ठा का दुरुपयोग हम करें अनावश्यक ऑपरेशन कर अनावश्यक दवा देकर, अनावश्यक चूँकि हमको कमीशन मिले इसलिए हम टेस्ट अधिक लिखें, जो हो रहा है ये आम बात है। हाँ, जिसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तो बहुत विकृति होगी और हो रही है। द सोसाइटी सफर्स फॉर दैट। तो मेरा एक ख्याल है कि एप्टीट्यूड टेस्ट एंट्री लेवल पर हो जाए कि जिनको बहुत महत्वाकांक्षा है पैसा कमाने की, वो इस पैसे को वक्त दें, इस प्रोफेशन को वक्त दें। वो कपड़ा बेचें, लोहा बेचें, वो ठेकेदारी करें, सड़क बनाएं, कुछ भी करें, इस पैसे में जिनको पैसे की महत्वाकांक्षा है वो इस पैसे को बख्श दें। मेरा यही कहना है। और वो एंट्री लेवल पर ही, और फिर कानून ऐसे बने, समाज का कंट्रोल इस ढंग का रहे कि जो ऐसा लालच में काम गलत करता है इस प्रोफेशन में, उसको निश्चित रूप से इस प्रोफेशन से आउट करने का कोई उपाय होना चाहिए। तो आज कोरोना काल में आयुर्वेद कैसे समाज के आरोग्य की रक्षा कर सकता है, इस विषय पर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल सर ने गंभीर बातें बताई। हमें प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना। मैंने गंभीर बातों को सहज रूप में बताया है। सर ने जो भी बताया
तो निष्कर्ष ये है कि हमें उनको संरक्षित करना है और बड़ी सहजता से आयुर्वेद हमारे आरोग्य की रक्षा कर सकता है। सर ने चिकित्सा के पेशे में आने के लिए जो मापदंड होने चाहिए उन पर भी अपनी बातें रखी। समाज सुंदर हो, विकसित होता रहे और व्यक्ति का आरोग्य भी बचा रहे, यही हमारी कामना है। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।